डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलर हार्ले ज़ूलॉजी 5 एडिशन के चैप्टर नंबर 10 ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलमेट बॉडी प्लान चैप्टर का नाम है और इसमें हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस स्टार्ट कर रखा है। और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की जो क्लास टर्बुलेरिया है उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो क्लास टर्बुलेरिया है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड डाइजेशन को, कि इन क्लास टर्बुलेरिया के जो मेंबर्स हैं या जो टर्बुलेरियंस हैं इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है और इनके अंदर डाइजेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें तो वो कहता है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो बॉटम डिवेलर हैं। मतलब जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है, जो पानी वाला इन्वायरमेंट होता है, उसका जो बॉटम होता है ये वहाँ पर मूव करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बॉटम डिवेलर्स कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये सबस्ट्रेट के ऊपर ग्लाइड करते हैं। सबस्ट्रेट के ऊपर ये ग्लाइड कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि इस बॉडी को हम टर्बुलेरियन बॉडी कंसीडर करें तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं, ग्लाइड करते हैं। तो ग्लाइडिंग के लिए या मूवमेंट के लिए इनके पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं? पहले तो इनके ऊपर मसल्स होते हैं, वो मसल लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद इनके ऊपर यहाँ पर सीलिया भी मौजूद होते हैं और ये सीलिया भी इनको लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं। और साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सेक्रीट करते हैं और ये जो म्यूकस होता है इस सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रैक बना देता है। जब सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रैक बन जाता है तो उस वक्त सीलिया की बीटन की मदद से और मसल की मूवमेंट की वजह से ये सबस्ट्रेट के ऊपर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि ये यूज़ करते हैं सीलिया को और मसल को किस काम के लिए? लोकोमोशन के लिए, मीन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसके बाद वो कहता है कि दे मेक शीथ ऑफ म्यूकस। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि यहाँ से ये सेक्रीट करेंगे तो इसके ऊपर एक शीट बन जाएगी म्यूकस की सबस्ट्रेट के ऊपर। अब ये इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। लेकिन मूवमेंट के लिए सबसे पहले इनको क्या करवाना पड़ता है? सबस्ट्रेट को ग्रिप करना पड़ता है। तो ग्रिप करने के लिए इनकी जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पर सेल्स होते हैं जिनको हम एडहेसिव सेल्स कहते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो केमिकल रिलीज़ करते हैं जो पहले ग्रिप करते हैं, फिर ये म्यूकस से ट्रीट करते हैं, फिर मसल और सीलिया की मूवमेंट की मदद से ये अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि ये म्यूकस सेक्रेट करेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर और वो इनको अडहेयर करवाएगा, फिर ये उसके ऊपर ट्रैक्शन करेंगे। ट्रैक्शन मीन ट्रैक के ऊपर मूवमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके अंदर जो डाइजेशन है या जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है या जो फीडिंग है, ये सारे प्रोसेसेस इनमें कैसे होते हैं। तो वो कहता है कि अगर हम बात करें मैरीन टर्बुलेरियंस की, ऐसे टर्बुलेरियन जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, और मैरीन इन्वायरमेंट हमें पता है ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो वो कहता है मोस्टली इनके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी होती ही नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अदर टर्बुलेरियन की, मतलब जो कि अदर देन मैरीन हैं, ऐसे टर्बुलेरियन जो मैरीन नहीं हैं। अब अगर हम उनकी बात करें तो वो कहता है कि इनके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? वो कहता है कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव कैविटी है या तो वो ब्लाइंड होगी। ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी मीन कि जस्ट माउथ होगा, उसके बाद उनके अंदर कोई ओपनिंग नहीं होगी। या फिर वो कहता है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सिंपल और अनब्रांच्ड डाइजेस्टिव कैविटी होती है। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास सिंपल है और अनब्रांच है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग मौजूद नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव कैविटी होती है वो ब्रांच्ड होती है। तो यहाँ पर देखें कि ये इस डाइजेस्टिव कैविटी की बहुत सारी ब्रांचिंग हमें नज़र आ रही है। तो सिंपल हो सकती है या फिर वो ब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी होती है। उसके बाद वो कहता है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं कि जिनके अंदर जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो लोब्ड होती है। तो यहाँ पर देखें कि डाइजेस्टिव कैविटी है तो इसके ये बड़े बड़े लोब्स हमारे पास मौजूद हैं। तो मतलब ये हुआ कि सिंपल होगी और अनब्रांच होगी, या फिर वो ब्रांच्ड होगी, या फिर ऐसी डाइजेस्टिव कैविटी होगी जिसमें बहुत सारे लोब्स होंगे।
अब बात ये स्टूडेंट्स के डाइजेस्टिव कैविटी तो इनके अंदर प्रेजेंट है, तो इनके अंदर डाइजेशन कैसी होती है, मतलब इंट्रा सेलुलर होती है या एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। तो इनमें दोनों किस्म की डाइजेशन होती है कि जो फूड आएगा डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर, तो डाइजेस्टिव कैविटी के वॉल जो है उसके जो सेल्स हैं उनसे बाहर यहाँ पर जो डाइजेशन होगी उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। फिर जो फूड डाइजेस्ट हो जाएगी, डिफ्यूज़ होगी, फिर वो सेल्स में जाएगी। तो जो सेल्स के अंदर डाइजेशन होगी वो हमारे पास इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। तो इसलिए उसने कहा है कि जो डाइजेशन है वो इनके अंदर इंट्रा सेलुलर भी होती है, वो इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि दोनों किस्म की डाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारे पास ब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी है उसके एडवांटेजेस कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पढ़ा था, जैसा कि हमने नाइडेरियंस पढ़े थे, तो फाइलम नाइडेरिया के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें ऐसे होता था कि उनकी जो डाइजेस्टिव कैविटी होती थी वो अनब्रांच्ड होती थी। तो उनमें जो फूड पार्टिकल हैं वो कम डाइजेस्टिव कैविटी के साथ एक्सपोज होते थे। तो जब डाइजेस्टिव कैविटी ब्रांच होती है मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो इसलिए उसने कहा है कि इनके अंदर एडवांसमेंट होती है डाइजेशन की। किस तरीके से एडवांसमेंट होती है कि इनके अंदर मोर सरफेस एरिया होता है डाइजेशन के लिए। तो जितना ज़्यादा इनके अंदर सरफेस एरिया होगा डाइजेशन के लिए उतनी ज़्यादा डाइजेशन ज़्यादा होगी और एफिशिएंट होगी। उसके बाद वो कहता है कि दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास जो होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कि मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए होता है जो कि लार्ज टर्बुलेरियंस होते हैं, मतलब जिनका बॉडी साइज़ बहुत बड़ा होता है। अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अनब्रांच हो, छोटा हो, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। तो जो लार्ज टर्बुलेरियंस हैं उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच होता है, और जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर जो एफिशिएंट डाइजेशन होगी, ज़्यादा डाइजेशन होगी। जो फूड के पार्टिकल हैं वो ज़्यादा वॉल्स के करीब होंगे और वहाँ से डाइजेशन ज़्यादा हो पाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि इनकी फेरिंग्स होती है और वो क्या करती है, एक्ट करती है इंजेस्टिव स्ट्रक्चर के तौर पर। जैसे माउथ होता है इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो इनके अंदर जो माउथ होता है वो ज़्यादा इंजेक्शन के लिए कैपेबल नहीं होता। तो जहाँ पर इंजेस्ट करना होता है तो ये फेरिंग्स को माउथ से बाहर भी निकाल लेते हैं ताकि फूड को ये कैप्चर कर सकें। तो इसीलिए उसने कहा है कि एक्ट एज इंजेस्टिव आर्गन, यानी कि इनकी जो फेरिंग्स है वो इंजेस्टिव आर्गन के तौर पे काम करती है। उसके बाद वो कहता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी वेरी करती है, मतलब जो फेरिंग्स है उसकी स्ट्रक्चर भी वेरी करती है। कुछ के अंदर जो फेरिंग्स होती है डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ के अंदर डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसलिए वो कहता है कि फेरिंग्स जो है वो कुछ के अंदर सिंपल होती है और कुछ ऐसे टर्बुलेरियंस होते हैं जिनके अंदर उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ट्यूब लाइक होती है। तो सिलिएटेड ट्यूब लाइक भी इनके अंदर फेरिंग्स होती है। उसके बाद कुछ ऐसे भी टर्बुलेरियंस हैं जिनकी जो फेरिंग्स है वो हाईली ब्रांच्ड होती है, हाईली कम्प्लेक्स होती है और फोल्डेड होती है। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर साथ में मसल भी होते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए तो सिंपल सिलिएटेड ट्यूब होगी या फिर फोल्डेड होगी, और फोल्डेड होने के साथ साथ मस्कुलेचर भी उसके अंदर होगा, इट मीन मसल्स भी होंगे। तो वो खुराक को कैप्चर करके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्पफुल होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनके अंदर जो फेरिंग्स होती है वो माउथ से बाहर भी आकर खुराक की इंजेक्शन कर सकती है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो फेरिंग्स होती है उसका इंजेक्शन में ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकी जो फीडिंग है उनका फीडिंग कैसे एनिमल्स के ऊपर करते हैं। तो कहता है कि ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं यानी कि जो टर्बुलेरियंस हैं ये कार्निवोर्स हैं, मतलब ये जो छोटे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये लार्जर जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको भी खाते हैं, मीन कि ये स्कैवेंजर भी हैं। उसके बाद कुछ इसके अंदर ऐसे भी टर्बुलेरियंस हैं जो हर्बीवोर्स हैं, मीन एल्गी वगैरह को खाते हैं। तो जो एल्गी को खाएंगे उन्हें हम हर्बीवोर्स कहेंगे।
उसके बाद जो लार्जर डेड एनिमल्स को खाएंगे उन्हें हम स्कैवेंजर कहेंगे, और जो इन्वर्टिब्रेट जो ज़िंदा इन्वर्टिब्रेट्स को खाएंगे उनको हम कार्निवोर्स कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन सी होती हैं, मीन ये इन्वायरमेंट से जो डिफरेंट स्टिमुलस होता है उसको कैसे सेंस करते हैं। तो वो कहता है कि इनका जो हेड रीजन होता है वहाँ पर कुछ रिसेप्टर होते हैं जो डिफरेंट केमिकल्स को रिसीव करते हैं, तो इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर। तो वो कहता है कि इनका जो हेड रीजन होता है वहाँ पर कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो फूड को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक या स्पेसिफिक फासले तक डिटेक्ट करके उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।